गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रथम वर्ष में बीए पार्ट प्रथम वर्ष में होम साइंस में आपके दो पेपर हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था। पहला पेपर गृह प्रबंध फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, पारिवारिक रिसोर्सेज, और दूसरा है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन फूड एवं पोषण। फर्स्ट पेपर में हमने बहुत कुछ सेकंड यूनिट तक बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आज मैं सेकंड पेपर जो है वो शुरू कर रही हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन भोजन एवं पोषण। वैसे आपने 12th में भी जिनके पास होम साइंस थी उन्होंने भोजन एवं पोषण पढ़ा ही होगा। तो भोजन क्या है, एक्चुअल में भोजन की परिभाषा क्या है वो हम देखेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो जो भोजन है वो खाने योग्य कोई भी ठोस और तरल पदार्थ जो है वो भोजन कहलाता है। और अगर हम जनरल उसमें कहें तो भोजन जीवन के लिए एक आधार या आवश्यकता है। भोजन वह है जो हमें पोषण प्रदान करता है। तो भोजन को कई तरह से बताया जा सकता है कि खाने योग्य भोजन जो जीवित और रहने और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है वह भोजन कहला सकता है। भोजन एक आधारी आवश्यकता है, शरीर को पोषण प्रदान करता है। इन सब को मिलाकर के यदि मैं एक डेफिनेशन दूं तो मैं ये दे सकती हूँ कि वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते पीते हैं या जो खाने योग्य हैं और जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिसे शरीर को ऊर्जा मिले, शरीर की वृद्धि हो, शरीर का विकास हो, टूट फूट की मरम्मत हो, और जो हमारी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक हो, और जो शरीर को स्वस्थ रखे, है ना, और जिनके द्वारा हमें सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त हों, वह भोजन कहलाता है। इसी प्रकार पोषण की परिभाषा भी हम बहुत तरह से दे सकते हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण, संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है वह पोषण कहलाता है। पोषण जो है वो मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक पहलू सम्मिलित होते हैं। पोषण यदि मैं कहूँ कि पोषण जो है वो है कि शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में विद्यमान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन के ग्रहण करने से हमें पाचन एवं अवशोषण के बाद सजीव के द्वारा जिन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करती हैं, वह सभी पोषण कहलाते हैं। पोषण दो तरह के हो सकते हैं। पोषण की स्थितियां जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, सुपोषण या उचित पोषण और कुपोषण। सुपोषण तो वही है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं शरीर की पौष्टिक रूप से उनको फुलफिल कर रहा है, जो कि वृद्धि और विकास में सहायक हो रहा है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत कर रहा है, विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित कर रहा है, वह सब सुपोषण है। कुपोषण क्योंकि वहाँ व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं उपलब्ध होता, ये भी कुपोषण है। या हम इस तरह का फूड ग्रहण करें जो कि पूर्ण पौष्टिक पदार्थ हमारे को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वह कुपोषण है। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप कुछ डेफिनेशंस मुझे लिख कर के भेजेंगे, जैसे भोजन, पोषण, आहार, संतुलित आहार, असंतुलित आहार, इन सब की पाचन, पोषक तत्व, अवशोषण, इन सब की डेफिनेशंस आप लिख कर के मुझको व्हाट्सएप पर पर्सनल पे आप डाल सकते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि आहार, संतुलित आहार, भोजन, पोषण, असंतुलित आहार, पौष्टिक तत्व, पाचन, अवशोषण, इन सब की परिभाषा आप लिख करके मुझे भेजेंगे। इसके अलावा जो है
वो आता है कि सबसे पहले हम ये जानें कि भोजन क्या है। तो भोजन जो है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं अब तक, जो खाने योग्य है वह भोजन कहलाता है ना। भोजन के अंदर जो है सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित होने चाहिए, तो वो एक संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहलाएगा। लेकिन हम पहले देखें जो भोज्य पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो हम वैसे तो बहुत सारे वर्गीकरण किया गया है कि पौष्टिक तत्वों के आधार पर किया गया है उसका वर्गीकरण, कि जिसके अंदर कार्बोज मिल रहा है वो सारे एक तरफ रख दिए हैं, प्रोटीन है वो सभी एक तरफ रख दिए हैं, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल हैं, या कार्य के आधार पर भी किया गया है, या नश्वरता के आधार पर किया गया है, या रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। लेकिन मैं यहाँ आपको 5 बेसिक फूड ग्रुप्स ICMR ने जो बताए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। भोज्य समूह क्या है कि 1964 में जो है कृषि विभाग ने एक भोज्य समूहों को बताया और उन्होंने कहा बहुत से भोज्य समूह हैं। दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ, उन्होंने उसको आइसक्रीम का अलग कर दिया। मांस, मछली, पोल्ट्री, अंडा, सूखी फलियां, मटर, तेल वाले बीज, सभी प्रकार के अनाज, आटा, बेक किए हुए पदार्थ, खट्टे फल, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि, हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियां, आलू, जड़ वाली एवं अन्य सब्जियां, फल, तेल, घी, मक्खन, अन्य वसी पदार्थ, शक्कर और गुड़ आदि। लेकिन वास्तविकता में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भोज्य समूह जो हैं वो 5 भोज्य समूह हैं, है ना। 5 भोज्य समूह में सबसे पहला जो समूह है वो समूह है अनाज। अनाज जो है, जैसे अनाज के अंदर दूसरे पदार्थ जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, जौ, बाजरा, रागी, ये सब अनाज हैं, है ना। और जितने भी अनाज जो भोज्य समूह है उससे प्राप्त होने वाले जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमें मिलता है कार्बोज, प्रोटीन, अदृश्य वसा, विटामिन B1, B2, फॉलिक अम्ल, रेशे, लौह तत्व आदि। दूसरा जो भोज्य समूह है वो है दाल। मैं इसमें दालें दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ दालें एवं तिलहन मैंने एक साथ किया है। दालें एवं तिलहन के अंदर सभी दालें आ जाती हैं, जैसे मूंग, मसूर, चना, अरहर, मटर, राजमा, उड़द आदि, लेकिन और कुछ फलियां। लेकिन मैं इसके अंदर तिल और तिलहन भी जोड़ती हूँ क्योंकि उनके अंदर भी प्रोटीन, दालों के समान उनके अंदर भी ऑयल और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे सोयाबीन है वो दाल भी है और उसके अंदर ऑयल भी बहुत अधिक पाया जाता है। तिल हैं आपकी, मूंगफली है, उनके अंदर भी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोज, फैट, विटामिन B1, B2, फॉलिक अम्ल, और तिल के अंदर तो बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन आदि पाए जाते हैं। तो दाल एवं तिल और तिलहन में एक समूह बनाती हूँ। तीसरा है दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे दूध है, दही है, छाछ, पनीर, खोआ आदि, और उनसे जितनी भी मिठाइयाँ, आइसक्रीम वगैरह बन रही हैं सभी। इसमें इनके अंदर ये एक पूर्ण आहार, दूध जो है वो पूर्ण आहार कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में प्राप्त होते हैं। अपने आप में पूर्ण आहार ये कहलाता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, वसा बहुत अधिक मात्रा में होती है, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन A भी इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो दूध एवं दूध से बने हुए जो पदार्थ का जो समूह है वो अपने आप में एक संपूर्ण समूह है जिसके अंदर मैक्सिमम पौष्टिक पदार्थों की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट है जो भोज्य समूह है, और दूध से बने पदार्थ के साथ में हम मांस और समूह को भी रखते हैं क्योंकि वो हमें एनिमल फूड से ही प्राप्त हो रहे हैं।
इसमें यकृत, मांस, मछली, बकरी का मांस, अंडा, मुर्गी का मांस आदि। तो हम तीसरे समूह को हम एनिमल फूड ग्रुप कह सकते हैं, जो कि जानवरों से प्राप्त हो रहा है। दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सब कुछ। इसमें भी प्रोटीन, वसा, विटामिन B2, खनिज लवण आदि की प्रचुर मात्रा रहती है। उसके बाद तीसरा समूह आता है फल एवं सब्जियां। फल सारे आपके आम, अमरूद, केला, पपीता, सेब, लीची, संतरा, नींबू, अंगूर, अनानास आदि। इनके अंदर हमें, जैसे केला है, उसके अंदर हमें मैक्सिमम विटामिन B12, बहुत अधिक एनर्जी, बहुत अच्छा केला अपने आप में एक पूर्ण है एक विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा कैरोटीन, विटामिन A, विटामिन C, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब के अंदर विटामिन C, सारे रेशे हमें इसके अंदर मिलते हैं। खनिज लवण बहुत अधिक प्राप्त होते हैं आम के अंदर, अमरूद के अंदर, अंगूर के अंदर, अनानास में, नींबू के अंदर और संतरे के अंदर हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C प्राप्त होता है। और इसी के साथ में सब्जियों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरी अन्य सब्जियां, जड़ एवं मूल कंद वाली सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जी में आपके पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरा धनिया, सहजने की पत्तियां आदि आ जाता है। और दूसरी जड़ वाली सब्जियों के अंदर आलू, प्याज, शकरकंदी, शलजम ये आते हैं। इसके अलावा और भी अन्य सब्जियां हैं, जो कि बैंगन, भिंडी, लौकी, करेला, कटहल, टमाटर, गोभी, सीम, मूली जो है आपकी जड़ वाली सब्जियों में आ जाएगा, मूली और गाजर। तो इन जितने भी सब्जियां हैं उनसे हमें लोहा, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक अम्ल, विटामिन B2 आदि मिल रहा है। और जो जड़ वाली सब्जियां उनसे कैरोटीन, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, सेल्यूलोज, विटामिन C आदि मिलता है। तो हमें जो हमारे जो थर्ड जो समूह है फल एवं सब्जियां वो है, और फोर्थ ये है फल एवं सब्जियां समूह, जिसके अंदर फल आ जाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आ जाती हैं, जड़ एवं कंद वाली सब्जियां आ जाती हैं और अन्य सब्जियां आ जाती हैं। इसके अलावा एक और समूह है वसा एवं शक्कर। घी, तेल, मक्खन, तेल युक्त बीज, ये सब वसा वगैरह हमें इसके अंदर वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पांचवा है शक्कर, गुड़, गन्ने का रस आदि भी हमें इस भोज्य समूह है, जिसके द्वारा हमें अधिक से अधिक कार्बोस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम 5 समूह के अंदर इनको वर्गीकृत करते हैं। तो हम पहले वाले समूह को हम कह देते हैं दालें जिनसे हमें मिल रही हैं या अनाज हमें जिनसे मिल रहे हैं, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। दूसरा रक्षात्मक फल और सब्जियां। तीसरा जो है वो दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ। चौथा वसा और पांचवा शक्कर। तो इस प्रकार से हम भोज्य समूह को 5 समूह के अंदर विभाजित करते हैं और यह ICMR या 5 आधारभूत भोज्य समूह कहलाते हैं। तो इनके द्वारा हमें क्या क्या, भोज्य समूह के द्वारा में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, पौष्टिक तत्व वह भी हमने देखा। तो आज मैं यही समाप्त करती हूँ इसको, और कल हम संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।